हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर कॉन्सेप्ट और प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करें। हम लोग प्लेन मिरर का रोटेशन जब होता है तो उसके इसमें रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करता है, या अगर हम लोगों का रोटेशन हो रहा है तो उसके इसमें एंगुलर वेलोसिटी भी आएगा। एंगुलर वेलोसिटी अगर मिरर का दिया गया है तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये रोटेशन ऑफ मिरर का कॉन्सेप्ट एक, इसमें एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर है जिसपे कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है और ये नॉर्मल टू द मिरर रिफ्लेक्टेड रे। अगर मिरर को इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अबाउट अगर रोटेट कर दें, लेट अस सपोज मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा एंगल। ये मिरर को अगर थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं तो उस केस में कितना एंगल से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा उसको हमको फाइंड आउट करना है। अगर मिरर को रोटेट करेंगे, लेट अस सपोज कि नया पोजीशन एम डैश, तो इसका नॉर्मल भी हम लोगों का थीटा से रोटेट कर गया होगा। ये नया नॉर्मल जो कि थीटा से रोटेट कर गया। अब नया नॉर्मल अगर थीटा से रोटेट कर गया उस केस में ये फिक्स्ड है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन फिक्स्ड है। इस केस में न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, आई प्लस थीटा। तो आई प्लस थीटा अगर हम लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि इस नए नॉर्मल से होगा, तो उस केस में आई प्लस थीटा भी होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नया रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस डायरेक्शन में, लेट अस सपोज दिस इज आर डैश। तो ये नया रिफ्लेक्टेड रे जो आया वो इनिशियल पोजीशन से कितना डेविएट कर गया और कितना एंगल रोटेट कर गया, ये हमको पता करना है। लेट अस सपोज इट इज फाई। तो ये फाई का वैल्यू कितना है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा, तो न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो आई प्लस थीटा। ये एंगल हम लोगों का आई प्लस थीटा हो जाएगा। और ये टोटल इनिशियली ये एंगल यहाँ, ये वाला एंगल हम लोगों का आई था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला एंगल हम लोगों का कितना हो गया, आई माइनस थीटा, क्योंकि थीटा इतना कम हो गया। आई प्लस माइनस थीटा और ये फाई, यही मिल करके आई प्लस थीटा है। तो इस केस में हम लोग फाई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, फाई प्लस आई माइनस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू आई प्लस थीटा। तो आई और आई कैंसिल हो गया और फाई का वैल्यू 2 थीटा। इसका मतलब कि अगर मिरर को हम थीटा एंगल क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, दिस इज थीटा, तो उस केस में रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज रोटेट होता है 2 थीटा से इन द सेम डायरेक्शन। और इसी को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी कि इसके चेंज होने का रेट, इस थीटा के चेंज होने का रेट मतलब डी थीटा बाई डी टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को एंगुलर स्पीड डी फाई बाई डी टी इक्वल टू 2 टाइम्स डी थीटा बाई डी टी। और डी फाई बाई डी टी क्या है, इस एंगल के चेंज होने का रेट है, दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर स्पीड। तो दिस इज एंगुलर स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। और डी थीटा बाई डी टी ये मिरर के रोटेट होने का रेट है। ये मिरर के रोटेट होने का स्पीड, तो यानी कि 2 टाइम्स ओमेगा ऑफ मिरर। यानी कि अगर मिरर को हम ओमेगा से रोटेट कराते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा से रोटेट करेगा इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पर ओमेगा आर और ओमेगा एम दोनों सेम डायरेक्शन में है, ओमेगा एम एंड ओमेगा आर इन द सेम डायरेक्शन। तो ये हम लोगों का रोटेशन का कॉन्सेप्ट कि अगर थीटा से रोटेट हो रहा है मिरर तो उसके इसमें रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट करेगा। इसी में इंसिडेंट रे को अगर रोटेट कराते हैं तो उस केस में रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करता है उसको हम लोग देखते हैं। और रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, इसमें मिरर हम लोगों का फिक्स्ड है, इंसिडेंट रे को अगर रोटेट करा देते हैं, लेट अस सपोज कि इस सेंस में रोटेट कराएंगे, तो ये फर्दर एंगल जो इंक्रीज हो गया, लेट अस सपोज दिस इज थीटा, थीटा एंगल इसको रोटेट कराते हैं। अगर थीटा एंगल रोटेट करा दिए तो उस केस में नया हम लोगों का इंसिडेंट रे ये हुआ, यानी कि न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, आई प्लस थीटा। तो न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो गया, आई प्लस थीटा। दैट मीन्स कि रिफ्लेक्टेड रे कहीं इधर रोटेट कर गया। और लेट अस सपोज दिस एंगल इज फाई, तो फाई कितना था ये हमको पता करना है। तो न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आई प्लस फाई, न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई प्लस थीटा। तो आई प्लस फाई इक्वल टू आई प्लस थीटा। इसका मतलब फाई का वैल्यू थीटा, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी फाई बाई डी टी एंड दिस इज डी थीटा बाई डी टी। इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हम लोगों का एंगुलर स्पीड का रिलेशन, डी फाई बाई डी टी रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर स्पीड
और ये है इंसिडेंट रे का एंगुलर स्पीड। लेकिन इसमें दोनों ओमेगा आई, अगर ये हम लोगों का एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। दिस इज ओमेगा आई एंड दिस वन इज ओमेगा आर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ओमेगा आर एंड ओमेगा आई आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर इंसिडेंट रे भी रोटेट करे और मिरर भी रोटेट करे, उस केस में रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट कर रहा है उसको अगर कंबाइन रूप से देखते हैं तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग कंबाइन कर लेते हैं इसमें। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों का कि दोनों अब रोटेट कर रहा है, मिरर भी रोटेट करे और इंसिडेंट रे भी अगर रोटेट करता है तो उस केस में ये रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट कर रहा है उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर मिरर ओमेगा एम से रोटेट कर रहा है, तो मिरर की वजह से ये रोटेट हो रहा था क्लॉकवाइज सेंस में। मिरर अगर एम ओमेगा एम से रोटेट करेगा तो सेम सेंस में ये हम लोगों का 2 ओमेगा से रोटेट हो रहा, 2 टाइम्स ओमेगा एम से रोटेट करेगा इसकी वजह से। और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसके अपोजिट में ये रोटेट कर रहा होगा कितने से, ओमेगा आई से। यानी कि अब ये दोनों एंगुलर स्पीड अगर इसको हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो नेट में हम लोगों का एंगुलर स्पीड कितना आएगा ये हमको पता चल जाएगा। तो नेट में एंगुलर स्पीड, तो मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज सेंस वाला अगर ज्यादा एंगुलर स्पीड है इससे, तो उस केस में हम लोगों का ये नेट में क्लॉकवाइज आएगा। तो लेट अस सपोज कि क्लॉकवाइज ये ओमेगा आर है, तो ओमेगा आर का वैल्यू ये प्लस में लेंगे और ये माइनस में, तो एंगुलर स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज 2 टाइम्स ओमेगा ऑफ मिरर माइनस एंगुलर स्पीड ऑफ इंसिडेंट रे। सब कुछ सेम सेंस में हम लोग कंसीडर किए हुए हैं। और इसी में अगर मिरर रेस्ट पर होगा यानी फिक्स होगा तो ये ओमेगा एम 0 हो जाएगा, तो ओमेगा आर इज माइनस ओमेगा आई, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में बता रहा है, क्योंकि यहाँ सभी सेम सेंस में हम लोग कंसीडर किए थे और ये अपोजिट सेंस में था इसीलिए माइनस लिखे हुए हैं। अगर ओमेगा आई 0 यानी कि ये फिक्स्ड होगा तो उस केस में ओमेगा आर का वैल्यू 2 ओमेगा एम सेम डायरेक्शन में। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड, और जो एंगुलर स्पीड का रिलेशन है वही हम लोगों का एंगल्स का भी रिलेशन आएगा। यानी कि अगर हम लोग कह दें इसको थीटा आर, तो दिस इज 2 टाइम्स थीटा एम माइनस थीटा आई। ये एंगल का भी रिलेशन नहीं बनेगा हम लोगों का, क्योंकि एंगुलर इन्हीं को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हम लोगों का एंगुलर स्पीड का रिलेशन मिलता है। यहाँ एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं रोटेशन ऑफ मिरर के लिए। यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है 30 डिग्री पर, मिरर पर 30 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो गया। इस मिरर को कितना से रोटेट कराया जाए ताकि ये रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल है जबकि ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन फिक्स्ड है। मिरर कितने से रोटेट कराया जाए ताकि रिफ्लेक्टेड लाइट हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो हॉरिजॉन्टल के लिए दो केस बनेगा, अगर हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में होता है या हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में होता है रिफ्लेक्टेड रे फाइनली, क्योंकि हॉरिजॉन्टल होने में दो डायरेक्शन है, एक राइट साइड में होगा एक लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में अगर हम लोगों का हॉरिजॉन्टल होना है तो उस केस में इसको कितना एंगल घूमना पड़ेगा, इतना एंगल। एंड व्हाट इज दिस एंगल, तो ये 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री। अब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम लोगों का 120 डिग्री का रोटेट होना है रिफ्लेक्टेड रे को, तो मिरर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे इसका हाफ, यानी कि थीटा एम इज 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और थीटा एम इज क्लॉकवाइज में अगर रोटेट कराना ताकि राइट साइड हो जाए हॉरिजॉन्टल, तो उस केस में इसको 60 डिग्री रोटेट कराना होगा। दैट मीन्स कि मिरर को उसका हाफ एंगल रोटेट कराना पड़ेगा, तो इट इज 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज 30 डिग्री, और ये है क्लॉकवाइज। तो इसमें दो आंसर हम लोगों का बन जाएगा, एक 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा 30 डिग्री क्लॉकवाइज। ये अगला एग्जांपल हम लोगों का इसमें है कि एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, दो मिरर हैं थीटा एंगल पर, ये मिरर M1 और M2। मिरर M1 हॉरिजॉन्टल है, M2 थीटा एंगल इंक्लाइंड है। M1 पे एक लाइट रे इंसिडेंट होता है I, विच इज मेकिंग एन एंगल 20 डिग्री मिरर्स के साथ। तो पूछा गया है कि इस थीटा का वैल्यू कितना हो ताकि यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो वो वर्टिकली अपवर्ड चला जाए।
ये 20 डिग्री पर अगर इंसिडेंट हुआ है, उस केस में 20 डिग्री पर रिफ्लेक्ट भी हुआ और ये लाइट रे फिर से M2 पर इंसिडेंट हुआ, दिस इज M2, ये मिरर M2, ये M1। इसमें अगर हम लोग ये एंगल अल्फा अगर बोल देते हैं तो ये एंगल भी अल्फा हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, क्योंकि इंसिडेंट रे का मिरर के साथ जितना एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे का भी हम लोग का उतना ही बनता है। एंड दिस फाइनली रिफ्लेक्टेड रे इज वर्टिकली अपवर्ड्स, मतलब इसमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अगर ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल हम लोगों का 90 डिग्री है, और ये हॉरिजॉन्टल अगर देखें तो यहाँ पर 90 डिग्री, और ये ट्रांसवर्स लाइन ये दोनों हॉरिजॉन्टल है तो ये 20 डिग्री हो, 20 और ये 90 टोटल 110, और ये अल्फा और ये अल्फा ये पूरा 180 बन गया। दैट मीन्स कि 2 अल्फा प्लस 110 एंड दिस इज 180 डिग्री, तो यहां से अल्फा का वैल्यू 35 डिग्री, अल्फा इज 35, और ये अगर हम लोगों का अल्फा 35 हो गया और ये 20 है तो थीटा का वैल्यू यहां से अल्फा प्लस 20 डिग्री, दैट मीन्स कि फाइनली थीटा इज 35 प्लस 20 विच इज 55 डिग्री। ये मिरर हम लोगों का 55 डिग्री पे रहना चाहिए, तब ये फाइनली हम लोगों का वर्टिकली अपवर्ड है। ये नेक्स्ट एग्जांपल एक और, यहाँ हॉरिजॉन्टल एक प्लेन मिरर था, उस पे कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रहा थीटा एंगल, यानी कि ये वर्टिकल वॉल पे जब रिफ्लेक्टेड लाइट पहुंचता है तो ये लाइट स्पॉट वर्टिकल रिफ्लेक्टेड रहेगा। अब अगर मिरर को रोटेट कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करेगा तो ये स्पॉट लाइट और ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जब जिस समय ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था मिरर, उस समय इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा अगर है तो इस इंस्टेंट पर इस स्पॉट लाइट का वेलोसिटी कितना है ये हम लोगों को बताना है। वर्टिकली अपवर्ड जो वॉल पर वेलोसिटी है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं कि ये पोजीशन, ये पॉइंट फिक्स है, लेट अस सपोज दिस इज O, तो ये पोजीशन अगर Y बोल दिया जाए और ये डिस्टेंस दे दिया है, ये हिंज पॉइंट, इसको हम लोग हिंज पॉइंट बोल सकते हैं मिरर का, इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है, D डिस्टेंस पर है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो यहां से y जिस रेट से चेंज हो रहा होगा वही हम लोगों का वेलोसिटी भी देगा। तो इस इंस्टेंट पर y का वैल्यू अगर लिखते हैं तो इट इज d tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसमें इस ट्रायंगल में tan थीटा का लिखते हैं तो y बाई डी इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो d cot थीटा ये हो गया y का वैल्यू। अब ये जिस रेट से बदल रहा है यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उस केस में डी ओमेगा बाई डी टी, सॉरी इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करना है तो पहले थीटा के रेस्पेक्ट में, विच इज माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, और ये डी वाई बाई डी टी हम लोग कितना है v, तो दिस v इज माइनस डी कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। अब मिरर का एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर स्पीड कितना हो गया 2 ओमेगा। अब यहाँ पर ये ओमेगा एंटी क्लॉक मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट अगर हम लोगों का एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उस केस में ये थीटा हम लोगों का डिक्रीज कर रहा है, तो जब थीटा डिक्रीज होगा उस केस में माइनस डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, इट इज 2 ओमेगा। तो ये माइनस डी थीटा बाई डी टी जो था इसको हम लोग 2 ओमेगा लिख सकते हैं, दैट मीन्स v कैन बी रिटन एज डी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस डी थीटा बाई डी टी, और माइनस डी थीटा बाई यानी थीटा के डिक्रीज होने का जो रेट है दैट इज 2 ओमेगा, 2 ओमेगा इंटू डी कॉसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज द स्पीड ऑफ स्पॉटलाइट ऑन द वॉल। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका हम लोग क्या हो सकता है, अल्टरनेट मेथड। भाई जिस समय मिरर हॉरिजॉन्टल था उस समय इसका पोजीशन या एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर स्पीड 2 ओमेगा हो गया,
और ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो स्पॉटलाइट है, यहाँ से डिस्टेंस ये आर यानी कि रेडियस, दिस रेडियस इज आर। तो अब ये रेडियस आर अगर हो गया तो इस पॉइंट का इस सर्कुलर मोशन के अराउंड में डायरेक्शन दैट इज आर इंटू ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू कितना है 2 ओमेगा। तो ये वेलोसिटी हम लोगों का 2 ओमेगा इंटू आर। तो स्पॉटलाइट का अगर वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर भी है अलोंग द वॉल, तो इसी का एक कंपोनेंट हम लोगों का 2 ओमेगा आर होगा और एक कंपोनेंट इधर v cos थीटा, एंड दिस वन इज v sin थीटा। इस v का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन जिसको बोल रहे थे, तो v cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v sin थीटा, और v sin थीटा जो होगा वो 2 ओमेगा इंटू आर के बराबर है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि v sin थीटा इक्वल टू 2 ओमेगा इंटू आर। v sin थीटा ओमेगा, आर का वैल्यू अगर देखें तो इस वाले ट्रायंगल से आर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर थीटा के सामने, तो आर साइन थीटा इक्वल टू डी, दैट मीन्स कि आर का वैल्यू डी डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहां से v इक्वल टू 2 ओमेगा इंटू डी डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, और इट इज 2 ओमेगा इंटू डी कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही सेम आंसर हम लोगों का। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का, इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर के सामने कोई भी अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कैसे बन रहा है उसको देखें। तो इसका इमेज फॉर्म करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ऑब्जेक्ट से, और रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट मीट करती हैं उस पॉइंट को हम लोग इमेज बोलते हैं, और जहां पर इंसिडेंट रेज मीट करती हैं दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से बहुत सारी रेज हम लोग की इंसिडेंट हो रही हैं, तो इसमें कम से कम हम लोग 2 रे कंसिडर करते हैं। मान लिया ये है, दूसरा ये 2 रे हम लोगों का इंसिडेंट हुआ, तो अब यहाँ पर जितने एंगल पर इंसिडेंट होता है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होगा। लेट अस सपोज दिस एंगल इज अल्फा, तो ये एंगल अगर अल्फा हुआ तो ये एंगल भी अल्फा, और ये नॉर्मल टू द मिरर। दूसरा ये अल्फा एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गया, ये अल्फा एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गया, और यहां पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बीटा लेते हैं तो ये बीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रे जहां पर मीट करेंगी उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर हम लोग देखें तो ये इधर रिफ्लेक्ट होके गया, इधर रिफ्लेक्ट होके गया, तो इधर कहीं मीट नहीं करता है, इसको जब बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे ये इस पॉइंट पर मीट करता हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। और रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में यहाँ पहुंच नहीं रही है, यहाँ पर मीट करती हुई दिख रही थी, दैट मीन्स कि इस तरह के इमेज को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल। और ये इंसिडेंट रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ये इंसिडेंट रेज रियल में मीट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। तो अगर इंसिडेंट रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, और रिफ्लेक्टेड रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इमेज। अब ये ऑब्जेक्ट और इमेज दो तरह के हो गए, एक वर्चुअल और एक रियल। इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन अगर रियल में होता है तो उस केस में उसको रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और अगर ये अपीयर टू मीट होगा, एक्चुअल में वहां पर लाइट रे हम लोगों का इंसिडेंट रे मीट नहीं कर रहा है, मीट करता हुआ दिख रहा है, उस केस में हम लोग कहेंगे वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल इसी में जस्ट इनका अपोजिट केस, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। ये लाइट रे यहां पर इंसिडेंट हो रहा था, ये इंसिडेंट रेज इस पॉइंट पर मीट करना चाह रही थी, लेकिन इसके पहले हम लोगों का मिरर आ गया, दैट मीन्स कि यहां तक अब पहुंच नहीं पाए इंसिडेंट रेज, लेकिन यहां पर मीट करते हुए दिख रही हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम लोग बोलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया ये। और हम लोग कहते हैं कि इंसिडेंट रेज वर्चुअली मीट कर रहे हैं, रियल में मीट नहीं कर रहे हैं। रियल का मतलब यहाँ पर एक्चुअल में पहुंच नहीं रही है।
अब इन यहाँ पहुंचने से पहले अगर रिफ्लेक्ट हो गई तो ये रिफ्लेक्शन के बाद हम लोगों का इस तरह से कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रेज। अब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में यहाँ पर मीट कर गए और ये रियल में मीट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि दिस वन इज रियल इमेज। तो इसी में अगर इसको इंसिडेंट रे बना देते हैं तो ये रिफ्लेक्टेड रे होंगी और ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में यहाँ मीट कर जाएंगे तो ये इमेज हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब उस केस में ऑब्जेक्ट हम लोगों का वर्चुअल होगा और इमेज रियल होगा। तो इस केस में हम लोगों का ऑब्जेक्ट का जो डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट और इमेज का डेफिनेशन क्या हो गया कि अगर इंसिडेंट रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट, और रिफ्लेक्टेड रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज पॉइंट इमेज। अगर इंसिडेंट रेज रियल में मीट करती हैं, रियल में इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और रिफ्लेक्टेड रेज अगर रियल में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको रियल इमेज बोलेंगे। और वर्चुअली अगर मीट करते हैं तो इंसिडेंट रेज अगर वर्चुअली मीट करेंगे उसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज अगर वर्चुअली मीट कर रही हैं उस केस में ये वर्चुअल इमेज कहलाएगा। ये नेक्स्ट थिंग, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर जो होता है उसमें हम लोगों का कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है और इतने डिस्टेंस पर इमेज। तो इसको देखते हैं कि यहाँ पर ये पहले से भी हम लोग जानते हैं कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे इमेज बनता है। इसको हम लोग जस्टिफाई भी कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट से पास होता हुआ लाइन जो है परपेंडिकुलर टू मिरर, दिस इज कॉल्ड एक्सिस, इसको हम लोग एक्सिस बोल देते हैं। तो इस पे अब कोई रे इंसिडेंट हो रहा है, इसको एक्सिस बोल रहे थे, और ऑब्जेक्ट से मिरर पे रे इंसिडेंट होंगी बहुत सारी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज। इसमें दो रे हम लोग कंसीडर करते हैं, एक डायरेक्ट हम लोगों का एक्सिस के अलाउंग जो कि नॉर्मल इंसिडेंट होगा, तो जब नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है उस केस में वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है स्वीप, और दूसरा किसी एंगल पर हम लोग इंसिडेंट कराए तो लेट अस सपोज इट इज एट एन एंगल अल्फा, तो ये अल्फा एंगल पर रिफ्लेक्ट भी हो गया, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट इधर, ये रिफ्लेक्टेड लाइट इधर चला गया, तो ये दोनों हम लोगों का इस डायरेक्शन में तो कहीं मीट नहीं करेगा, मतलब रियल में। तो इनको बैकवर्ड जैसे प्रोजेक्ट किए तो ये हम लोगों का यहाँ मीट करता हुआ दिखेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, एंड दिस इमेज इज वर्चुअल। इमेज वर्चुअल कहलाएगा क्योंकि ये रियल में मीट नहीं हो रहा है, वर्चुअल मीट कहलाता है, या मीट करता हुआ दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट, ये रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग रियल ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया। इसी में इनका डायरेक्शन, इंसिडेंट रे को अगर चेंज कर लेते हैं, जैसे ये मिरर एक्सिस और यहां पर कोई रे इंसिडेंट हो रहा था ऐसे, ये इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज इस पॉइंट पे मीट करते हुए दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअल में यहां पहुंच नहीं रहे हैं, दैट मींस दिस इज ऑब्जेक्ट, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, इट इज वर्चुअल, क्योंकि ये इंसिडेंट रेज एक्चुअल में यहां मीट नहीं कर, ये यहां पहुंचने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, इसीलिए वो रियल में वहां पहुंच नहीं रहे हैं, इसीलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। और रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर कहीं मीट करते हुए दिख रही है, मतलब ये रियल में मीट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रियल इमेज। तो यहाँ सिंपल सा केस है कि जब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने इमेज बन रहा है तो रियल बन रहा है, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो रियल ऑब्जेक्ट है, बिहाइंड द मिरर अगर इमेज बन रहा है दैट इज वर्चुअल इमेज, बिहाइंड द मिरर कोई ऑब्जेक्ट हो रहा है तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्चुअल और रियल में, रियल का कॉन्सेप्ट मिरर के केस में, ये फाइनली हम लोगों का यही कॉन्सेप्ट है कि मिरर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट या इमेज होगा तो वो वर्चुअल होगा, और मिरर के सामने अगर होता है तो वो रियल होगा, चाहे ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो। इसमें ये हम लोग देख रहे थे कि y और x, अगर मिरर से इमेज का डिस्टेंस y है, ये x है, तो इसमें ये एंगल अगर अल्फा होगा तो ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन और ये ट्रांसवर्स लाइन, तो ये एंगल भी अल्फा, और इसको अगर हम लोग h हाइट बोल देते हैं यहाँ से, तो इस केस में tan अल्फा इधर से अगर लिखें और रही सेम tan अल्फा इधर भी, तो tan अल्फा इक्वल टू h डिवाइडेड बाई x विच इज ऑल्सो h बाई y, दैट मीन्स कि y इक्वल टू x। तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। एंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल हम लोग क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इमेज का फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर, और ये सिर्फ प्लेन मिरर नहीं, कॉन्वेक्स कॉनकेव कोई भी मिरर अगर होता है तो उस केस में रियल वर्चुअल का कॉन्सेप्ट हमेशा
वही रहेगा जो अभी हम लोग देख रहे हैं, रियल और वर्चुअल। कॉन्सेप्ट हम लोग का इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जब इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में, तो उस केस में हम लोगों का इमेज, अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं और हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग एक इमेज बन रहा होगा और उन सभी पॉइंट इमेज को ज्वाइन करते हैं तो ये हम लोगों का एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये पी लेटर अगर हम लोगों का है तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इमेज इतना ही डिस्टेंस, जितना मिरर का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पर ये करस्पॉन्डिंग इमेज, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इमेज ये है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इमेज ये है, ये डिस्टेंस जितना ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। तो हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर इमेज बन रहा है और सबको जब ज्वाइन करेंगे तो ये एक्सटेंडेड इमेज होगी। दूसरा ये प्लेन मिरर है, उसमें एक एरो, एरो का डायरेक्शन पैरेलल टू प्लेन, इसमें भी हम लोगों का बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये एरो में 2 पॉइंट ये है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज ये टॉप मोस्ट पॉइंट का, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट, मिरर का पोजीशन है बेसिकली, यहाँ से जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ बन रहा है कहीं, और हर एक पॉइंट, एरो का इधर वाला जो पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग, अब ये मिरर से ज्यादा डिस्टेंस पर हो गया तो ये वाला इमेज यहाँ है, इसकी करस्पॉन्डिंग इमेज ये है। तो अब इसको हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो उस केस में एक एक्सटेंडेड इमेज हम लोगों को मिल जाता है। एरो का डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर टू मिरर रख देते हैं तो उस केस में इनवर्ट डायरेक्शन इसमें इमेज का रिवर्स हो जाता है, सेम लेंथ, यानी कि जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज का इमेज बनता है प्लेन मिरर में। और उस केस में हम लोग कहते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन जो होता है उसमें इमेज लेटरली इन्वर्टेड इमेज कहलाता है प्लेन मिरर में। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, जैसे ये एरो का डायरेक्शन इधर था, ये डायरेक्शन इधर हो गया, ये पी ऐसे बना हुआ था, इसमें पी ऐसे बना हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। या हम अपने इमेज को जब मिरर प्लेन मिरर में देखते हैं तो हमारा जो राइट हैंड होता है वो इमेज में हम लोगों का लेफ्ट हैंड हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। हम लोग के इंग्लिश अल्फाबेट ऐसे होते हैं जिसमें लेटरल इन्वर्जन हम लोग को नहीं दिखता है, जैसे ए, अगर इस तरह से ए है तो उसका इमेज इसी तरह से बनेगा, यानी इसमें हमको लेटरल इन्वर्जन नहीं दिखेगा। आई सेम, टी इसका इमेज यू, डब्ल्यू, वी, ओ, एक्स, वाई, तो ये कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिसमें हम लोगों का लेटरल इन्वर्जन नहीं दिखता है, क्योंकि इमेज भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। एक्स है तो इसका इमेज ऐसे ही बनेगा, वाई है तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो इस तरह से जब सिमेट्रिकली, क्योंकि ये हम लोगों का सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होने की वजह से ही इसमें हम लोगों का लेटरल इन्वर्जन नहीं दिखता है। लेकिन अगर हम लोग कहेंगे कि ये ऐसे लिख दें, अगर ये इस तरह से लिखा जाए तो यहाँ प्लेन मिरर जब होगा तो इसमें लेटरल इन्वर्जन बिल्कुल दिखेगा। इसका इमेज अगर देखेंगे तो ये कुछ ऐसे बना है, ये लेटरल इन्वर्जन, क्योंकि अब ये हम लोगों का सिमेट्रिकल नहीं है। यहाँ पर सिमेट्रिकल का मतलब ये जो लाइन है इसके अबाउट, इसके अबाउट, ये सब लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल लेटर्स है। दैट्स वाई ये हम लोगों का लेटरल इन्वर्जन इस सब में नहीं दिखता है, लेकिन इस तरह से अगर लिखते हैं तो उस केस में लेटरल इन्वर्जन हम लोगों का दिखेगा। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी मिरर अगर है फिक्स साइज का है, ये अगर हम लोगों का मिरर फिक्स साइज का दिया हुआ है तो उस केस में इसके सामने कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज फॉर्मेशन अभी देख रहे थे हम लोग, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई भी दूर है हम लोगों का इंसिडेंट हो रहा था, तो इसमें हम लोगों के इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज इंसिडेंट होंगी और सारी यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी। इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मीट करती हुई दिखेंगी। तो इस केस में इस मिरर का जो फिक्स साइज था इसमें दोनों एक्सट्रीम इंड, लास्ट इंड पर यहाँ पर जो रे इंसिडेंट हुआ है रिफ्लेक्शन के बाद इधर चला गया, इस पे रिफ्लेक्ट हुआ है, ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज। अब इसमें दोनों एक्सट्रीम रेज के बीच में अगर ऑब्जर्वर कोई इन दोनों के बीच में है, एक्सट्रीम रेज, इनको एक्सट्रीम रेज हम लोग बोलते हैं,
क्योंकि इस एंड पर हम लोग इन दोनों के बीच में कहीं भी अब अगर ऑब्जर्वर होगा तो उसको इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर में दिखेगा, लेकिन इसके बियॉन्ड अगर चला जाता है तो इसका इमेज नहीं देख पाएगा मिरर में। इसीलिए इस रीजन को, दिस रीजन इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। दैट मीन्स इस रीजन में रहते हुए कोई भी ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट का इमेज देख सकता है प्लेन मिरर में, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक्सट्रीम रेज हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई रे तो हमेशा यहाँ से पास कर रही होगी, ऐसे कोई गई होगी, यहाँ इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गया, यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होके गया। तो इस रीजन में कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर तक कोई भी रहेगा, उस केस में तो इसका इमेज बन ही रहा है। दूसरा, अगर ऑब्जर्वर फिक्स पोजीशन में है मिरर के सामने, लेट अस सपोज ये फिक्स साइज का मिरर है, इसके सामने कोई ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर अब इस मिरर में कितने ऑब्जेक्ट का इमेज देख पा रहा है, उन लोगों को देखना। अगर तो इस केस में भी हम लोग फिर से कि अब इसमें कितने ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा उसकी अगर बात करें, तो इसमें फिर से वही रे डायग्राम है कि यहाँ पर एक्सट्रीम इंड पर जो लाइट रेज पड़ेंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जर्वर तक, एक्सट्रीम इंड ये है और ये यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जर्वर तक, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जर्वर तक आ गया। यानी कि इन दोनों एक्सट्रीम रेज के बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनका इमेज ये ऑब्जर्वर इस मिरर में देख पाएगा। ये एक्सट्रीम रेज हम लोगों की जो इंसिडेंट हुई थी, इनको अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें ऐसे, इसको एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे, क्योंकि इधर कोई ऑब्जेक्ट होगा इसका इमेज तो इधर ही बनेगा। तो अगर हम लोगों का इमेज इस रीजन में कहीं ना कहीं इन दोनों लाइन के बीच में अगर बनता है तो उसका इमेज ये ऑब्जर्वर देख पाएगा, लेकिन इनके बियॉन्ड हो गया तो अगर ये इमेज बनना है तो इसका ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ होगा, इसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज इसके अंदर ही बनेगा। तो उस केस में ये हम लोगों का ऑब्जर्वर देख पाएगा इस इमेज को, लेकिन इसके बियॉन्ड अगर हम लोगों का इमेज बनेगा तो ये ऑब्जर्वर इसको नहीं देख पाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं दिस वन इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज ऑब्जर्वर देख पाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट अगर हम लोगों का यहाँ है, मिरर यहाँ पर है, तो चाहे मिरर जहां पर भी हो इमेज हमेशा बनेगा। अब यहाँ पर लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए तो इमेज यहाँ पर बना कहीं। तो अभी ऐसा नहीं कि यहाँ मिरर होगा तभी इमेज ये बनेगा, नहीं, मिरर कहीं भी हो सकता है यहाँ पर। तो मिरर चाहे जहां पर भी हो, इमेज हमेशा उतना ही डिस्टेंस, मिरर का जो पोजीशन ये था उससे जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बन रहा होगा। तो उस केस में अगर देखें तो रिफ्लेक्टेड लाइट ये हम लोग, इसके बीच में कोई भी ऑब्जर्वर होगा तो उसका इमेज ऑब्जर्वर इस इमेज को देख पाएगा मिरर में। इसके बियॉन्ड अगर चला जाता है इन दोनों एक्सट्रीम रेज के, तो उस केस में ये नहीं देख सकता। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, इसको हम लोग फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं और इस पे क्वेश्चंस वगैरह अक्सर पूछे जाते हैं। ये फील्ड ऑफ व्यू पर एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। एक मिरर है जिसका लेंथ L और इसके सामने एक ऑब्जर्वर है मिरर से x डिस्टेंस पर, एंड देयर इज अ लाइन एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द मिरर बिहाइंड द ऑब्जर्वर। ये y डिस्टेंस पर एक लाइन है AB, इस लाइन पर एक इंसेक्ट मूव कर रहा है v स्पीड से। तो इसमें पूछा गया है कि इस इंसेक्ट का इमेज ऑब्जर्वर इस मिरर में कितने देर तक देख पाएगा। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पर कितने लेंथ तक ये दिखेगा, इस लाइन AB पर कितने डिस्टेंस तक में दिखेगा। तो उसको लोकेट करना है, तो इसमें हम लोग फील्ड ऑफ व्यू बनाए कि यहाँ से एक्सट्रीम एंड पर रे इंसिडेंट अगर होता है तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गया, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर, और इस वाले एंड पर अगर इंसिडेंट होता है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर कहीं जाएगा। तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसके बीच में जब तक ये इंसेक्ट रहेगा तब तक उसका इमेज ऑब्जर्वर देख पाएगा, क्योंकि तो ये ऑब्जर्वर का इमेज बेसिकली
पॉइंट को कुछ हम लोग इसी को अगर बी बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, तो ये ए और बी, ये डिस्टेंस कितना है ये अगर हम लोग कैलकुलेट कर दें तो यहाँ ट्रेवल करने का जो टाइम होगा उतने ही देर के लिए ऑब्जर्वर देख पाएगा। तो ये डिस्टेंस हम लोग को कैलकुलेट करना है। इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हम लोगों का एक इमेज कर सकते हैं कि इस ऑब्जर्वर का इमेज बन गया। तो जितना डिस्टेंस पर ये था उतना ही डिस्टेंस ये भी होगी। उस केस में ये एक ट्राइंगल हम लोगों का मिरर को लेकर के, और ये इमेज ऑब्जर्वर का इमेज जो है और ये मिरर, ये एक ट्राइंगल टाइप बनेगा जिसका हाइट x हुआ और साइड लेंथ इसका बोल सकते हैं l। दूसरा ट्राइंगल ये हम लोगों का बन रहा है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गए, ये बड़ा सा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर अगर हो गए तो हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू उससे कैलकुलेट कर देते हैं। तो फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स दिस ए बी, इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड लेंथ l डिवाइडेड बाई l, height of the bigger triangle is x plus y divided by height of smaller triangle x। तो यहां से ए बी का वैल्यू हम लोगों को मिल गया कितना, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x इंटू एल। यानी इतने डिस्टेंस तक में जब तक ये ऑब्जेक्ट रहेगा, सॉरी इंसेक्ट रहेगा, तब तक इमेज दिखेगा। तो टाइम टाइम कितना आ गया, तो यहां से यहां ट्रेवल करने का टाइम निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड टाइम इज t इक्वल टू दिस ए बी डिवाइडेड बाई बी। तो यहां से t का वैल्यू हम लोगों को मिल गया कितना, इसमें v से डिवाइड कर देते हैं तो l बाई वी टाइम्स 1 प्लस वाई बाई एक्स। इसको x प्लस वाई दोनों में डिवाइड कर दिए तो 1 प्लस वाई बाई एक्स, दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम। यानी इतने टाइम तक ये ऑब्जर्वर को इंसेक्ट का इमेज दिखेगा। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर फॉर फुल साइज इमेज। किसी ऑब्जेक्ट का फुल साइज इमेज देखने के लिए मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड कितना होगा ये हम लोगों को पता करना है। तो यहाँ पर एक वॉल और ये ऑब्जर्वर मिरर के सामने, ऑब्जर्वर से पीछे एक वॉल है, मतलब इसमें ऑब्जर्वर कोई और है, ऑब्जेक्ट कोई और है। जैसे कोई पर्सन अपना फुल साइज इमेज देखना चाहता है, उसके लिए कितना मिनिमम लेंथ चाहिए उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट वॉल है, ऑब्जर्वर ये आई, तो वॉल और मिरर के बीच में ये हम लोगों का ऑब्जर्वर। तो इस मिरर का मिनिमम कितना लेंथ रहे ताकि इस वॉल का फुल साइज इमेज ये ऑब्जर्वर देख पाए। तो ये हम जानते हैं कि मिरर में जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा, y डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर x डिस्टेंस पर है, तो y डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर हम लोगों का ये इमेज सेम साइज का, सेम हाइट, जितना हाइट ऑब्जेक्ट का है उतना ही हाइट इमेज का भी होगा। अब इसमें ये पता करना है कि टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज किस पॉइंट पर दिख रहा है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज लोकेट करने के लिए क्या किए, ऑब्जर्वर और ये टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज को एक लाइन से ज्वाइन किए, ये डॉटेड लाइन है, ये मिरर को जहां इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट पर ये टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज दिखा। दैट मीन्स टॉप मोस्ट पॉइंट से लाइट रे चल के यहाँ इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जर्वर तक पहुंचा। इस तरह से बॉटम मोस्ट पॉइंट का इमेज मिरर के किस पॉइंट पर दिख रहा है उसको लोकेट करना है। तो इस ऑब्जर्वर से ये बॉटम मोस्ट इमेज को एक लाइन से ज्वाइन किए, तो ये जहां इंटरसेक्ट किया वहां पर हम लोगों का बॉटम मोस्ट पॉइंट का इमेज दिखा। दैट मीन्स कि यहाँ से कोई रे इंसिडेंट यहाँ हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जर्वर तक पहुंचा, तब इसका इमेज हम लोगों का इस पॉइंट पर दिख रहा है। अब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट का इमेज यहाँ हो गया, टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज यहाँ हो गया। दैट मीन्स कि ये बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का इमेज यहीं से यहीं के बीच में कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। दैट मीन्स दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ फॉर फुल साइज इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। और ये चीजें हम लोग को कैलकुलेट कर लेना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किए, ये एक ट्राइंगल और इसको एक्सटेंड कर दिए थे, ये एक ट्राइंगल हम लोग का, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो ये सेम हाइट का इमेज था h, l मिनिमम, तो l मिनिमम डिवाइडेड बाय h रेशियो, ये ट्राइंगल का हाइट x और इस बड़े वाले ट्राइंगल का हाइट x प्लस वाई, ये रेशियो बराबर हो गया। तो l मिनिमम डिवाइडेड बाय h इक्वल टू छोटे वाले का हाइट x डिवाइडेड बाय बड़े वाले का हाइट x प्लस वाई।
तो फाइनली यहां से एल मिनिमम h इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब इसी में मान लेते हैं कि ये पर्सन है, ये अगर पर्सन कोई होता तो इसका हाई आई मतलब आई का पोजीशन कहीं यहाँ पर है, तो उस केस में आई का पोजीशन अगर यहाँ पर होता, इन दैट केस आई पोजीशन अगर यहाँ है दैट मीन्स एक्स का वैल्यू भी वाई के बराबर हो गया। तो आई एक्स का वैल्यू अगर वाई इसमें पुट कर देते हैं एक्स इक्वल टू वाई, तो उस केस में एल मिनिमम का वैल्यू एच बाई टू। यानी कि कोई पर्सन अपना खुद का फुल साइज इमेज अगर देखना चाहता है तो उस केस में मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ दिस पर्सन हाइट। इस पर्सन का हाइट जो भी है उसका हाफ लेंथ का मिरर हम लोगों का होना चाहिए। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो बॉटम मोस्ट अगर मान लेते हैं इतना ही मिनिमम लेंथ का मिरर रहे, तो इसका ये बॉटम मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट ये फिक्स्ड पोजीशन में रहना चाहिए। तो ये कितना डिस्टेंस हाइट पर होना चाहिए ग्राउंड से? लेट अस सपोज दिस इज समथिंग जेड, जेड का वैल्यू कितना है ये हमको बताना है। तो अब इस जेड का वैल्यू अगर चाहिए तो उस केस में हम लोग देखें, ये एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल इधर हम लोगों का बन रहा था, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो जेड और ये एच रेशियो, यहां से आई का हाइट एच है, तो जेड डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। जेड डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो यहां से जेड का वैल्यू एच वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। दैट मीन्स कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर जो भी था उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट हम लोगों का इतने हाइट पर आना चाहिए ग्राउंड से। आई का जितना हाइट था उसी के टर्म में हम लोगों का जेड का वैल्यू होगा, इसमें इस एच का कोई रोल नहीं। और इसी में अगर हम लोग कहें कि ऑब्जर्वर, यही ऑब्जेक्ट ही ऑब्जर्वर था यानी कि x इक्वल टू वाई, उस केस में ये भी हम लोगों का स्मॉल h बाई टू हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये i का हाइट जितना था उसका हाफ हाइट पर हम लोगों का ये बॉटम मोस्ट पॉइंट होना चाहिए मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर का। तो ये है कॉन्सेप्ट फॉर फुल साइज इमेज। ये नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग कहा गया कि एक सोर्स है, एक वर्टिकल मिरर है, वर्टिकल मिरर वॉल पे कहीं है, और इससे डी डिस्टेंस, मिरर से डी डिस्टेंस पर हम लोगों का एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जो कि मिरर फिक्स लेंथ का है, बी लेंथ का मिरर है, और ए ग्राउंड से ए हाइट पर है मिरर, फिर मिरर के टॉप मोस्ट पॉइंट से ऊपर सी डिस्टेंस पर ये सोर्स है, और मिरर से कितने डिस्टेंस पर है? डी डिस्टेंस पर है। तो पूछा गया है कि सोर्स से जो लाइट इंसिडेंट हुआ मिरर पर और रिफ्लेक्ट होके ग्राउंड पर जो पहुंचेगा तो कितने लेंथ तक पहुंचेगा ग्राउंड पर, ये हमको बताना है। दैट मीन्स कि ये लास्ट में हम लोगों का जो रे इंसिडेंट हुआ एक्सट्रीम रेज, तो ये एक्सट्रीम रेज यहाँ पर पड़ने के बाद यहाँ पहुंचा, यहाँ जो पड़ रहा था वो यहाँ पहुंच रहा है, मतलब कि इसी के बीच में कहीं ना कहीं लाइट रे हम लोगों का जो पहुंच रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो दिस लेंथ, तो लेट अस सपोज कि दिस लेंथ इज x1 और ये लेंथ हम लोग x2 बोल देते हैं। तो बेसिकली x2 माइनस x1 का डिफरेंस, x1 x2 अगर मिल जाए हम लोगों को तो ये हम लोगों का l मिल जाएगा। x1 x2 फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, ये लाइट रे एक्सट्रीम रेस इस एंगल पर और ये एंगल दोनों बराबर होगा, अगर इसको हम अल्फा बोल देते हैं तो ये एंगल भी अल्फा होगा। उसी तरह से ये वाला जो लाइट रे है, ये वाला एंगल अगर बीटा हो गया तो ये एंगल भी बीटा हो गया। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर अगर tan अल्फा हम लोग लिखें तो tan अल्फा इज x1 बाई ए, tan अल्फा इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाई ए, और यही सेम tan अल्फा इधर जो ट्रायंगल बन रहा था इसमें लिख सकते हैं हम लोग। तो इस वाले ट्रायंगल में tan अल्फा का वैल्यू कितना है, d डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, d डिवाइडेड बाई बी प्लस, दैट मीन्स कि x1 का वैल्यू यहां से मिल गया a इंटू डी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। इसी तरह से x2 का वैल्यू अगर देखें तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इस ट्रायंगल में tan बीटा का लिखेंगे तो x2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी एंड tan बीटा इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी।
और यही सेम tan बीटा इधर से अगर लिखते हैं इस ट्राइंगल में तो इट इज d डिवाइडेड बाई सी, d डिवाइडेड बाई सी। तो यहां से x2 का वैल्यू हम लोगों का आ गया, x2 इज d टाइम्स a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी। अब ये L का वैल्यू अगर देखें तो x2 माइनस x1, दैट्स बाई L इक्वल टू x2 माइनस x1, और इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो d टाइम्स a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस a इंटू डी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। d कॉमन करने के बाद इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस बी इंटू बी प्लस सी माइनस a इंटू सी एंड डिवाइडेड बाई c टाइम्स b प्लस सी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई और कर सकते हैं हम लोग,